तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पहले ही बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस में क्या कमी है और क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो मुझे नहीं पता चल पाता है। तो आप लोग इतना करने की ज़रूर कोशिश किया करिए कि मेरी बातों का रिस्पांस आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में ठीक है लगातार पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो दिन बचे हैं वो सिर्फ पढ़ने वो सिर्फ रिवीजन का नहीं है, वो साथ में पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाने का भी है। ठीक है, लोग जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ठीक है उनको रिस्पांस एग्जाम हॉल में उतना ही अमेजिंग मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बचे दिन हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोकस पीवाईक्यू को ही करना। ठीक है, मैं एमसीक्यू या फिर टेस्ट सीरीज़ को क्यों नहीं ज़्यादा रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन किसी के भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेट करने का तरीका यूपीएससी से मैच कभी नहीं करेगा। हाँ, ये बात हमेशा हो सकती है कि आप लोगों को एक नया टॉपिक और उसके बारे में जानने की रिसोर्सेज आप लोगों के पास बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वो रिसोर्सेज डेफिनेटली एग्जाम हॉल में काम आते हैं क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास बचे टाइम में आप लोग जरूर फुल लेंथ टेस्ट या फिर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई एक चॉइस करने को हो तो पक्का आप लोग इस टाइम पीवाईक्यू सॉल्व करने को ही प्रेफर करना, क्योंकि यही एक निर्धारित कर देगा आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाए होगे, दिन पर दिन काम कर रहे होगे। ठीक है, और अब 24 मई में सिर्फ 26 डेज बचे हैं। ठीक है, तो जो करना है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से करना है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, और हाँ फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि सीसेट को चाहे जितनी आपकी मैथ अच्छी हो, चाहे जितना आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है या फिर रीजनिंग अच्छी है, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, बराबर प्रैक्टिस करनी है। अगर बहुत मतलब आप लोगों के 100 पर प्लस स्कोर आ रहे हैं तब 1 से 1.5 घंटे कर लो। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे कर लो। और अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 2.5 घंटे करना। ठीक है, भले जीएस को उससे उसका टाइम थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन इसको 2 से 2.5 घंटे मत, इससे उससे कम मत करना, क्योंकि जब इसमें पास होगे तभी जीएस की कॉपी चेक होगी। ठीक है, वरना 1 साल का इंतजार फिर से करना पड़ेगा। तो अब चलिए हम लोग अपनी बातों से बात कर चुके हैं, है ना। अब अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं और आप लोगों को आज के जियोग्राफी के पीवाईक्यू सॉल्व करने का जो हम लोगों का सेशन है उसमें आप लोगों को पक्का मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों की आंखों के सामने पहला पीवाईक्यू, है ना। और इसको आप पढ़ो अच्छे से। उसके बाद वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग तुरंत सॉल्व भी कर लोगे और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगना था। ठीक है, देखो, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दो हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि यह एक गैस है, मतलब जल वाष्प एक गैस है। ठीक है, जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ जाने पर घटती जाती है। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई ये तो एकदम सच बात है। ठीक है, जल वाष्प तो एक गैस ही है। ठीक है, और जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ जाने में घटती जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने में हवा में क्या होता है, नमी कम होती जाती है ऊंचाई में जितना भी जाओगे। ठीक है, इसी वजह से ऊंचाई पर जल वाष्प की मात्रा एकदम ऊपर जब जाने लगो तो कम होती जाती है धीरे धीरे। ठीक है उसके बाद स्टेटमेंट दूसरा क्या है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। देखो, बात तो अधिकतम की है। ठीक है, वैसे तो ये लॉजिक से एकदम गलत स्टेटमेंट है। नहीं, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट आप लोगों को आंसर में ही दिख रहा होगा कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन बात अगर हम लोग इस वर्ड पे दें, ठीक है, तो ये इन सब वर्डों को बोला जाता है एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने के वहाँ पर जब आप लोगों को मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो आप लोग इन शब्दों को देखकर क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और इन क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का तरीका ऐसा होता है कि आप लोगों के 75% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों का सही है जो करके आए हो, लेकिन एक्सट्रीम वर्ड को ही एलिमिनेट करना। ठीक, ये नहीं कि जो बन किया वो कर दिया।
ठीक है। तो आप लोग ऐसे शब्दों को ध्यान रखोगे जैसे कि अधिकतम, ठीक है, एकदम न्यूनतम, ठीक है, या फिर एकदम हमेशा, सभी, ये मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ अपने वीडियोस में, ठीक है। और जब PYQ सॉल्व कराती हूँ तब बताती हूँ, तो आप लोग इन सब चीज़ों से परिचित हो, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब तो ये आप लोगों को आंसर दिख गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैम आंसर तो दिख गया, अब आंसर के साथ साथ हम लोगों को और भी चीज़ें इस PYQ की सॉल्व करने को होती हैं, क्योंकि हम लोग जो PYQ सॉल्व करते हैं जिस तरह से, ठीक है, उस तरह से यूट्यूब पर आप लोग जितनी भी वीडियोस होंगे, ठीक है, देख सकते होगे, और इतनी अच्छी तरीके से शायद कोई नहीं करवाता है, ठीक, ये इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ अपनी अपनी मेहनत से, क्योंकि इन PYQ को सॉल्व करने में, एक PYQ को सॉल्व करने में आप लोगों के लिए मुझे आधा घंटा लगता है मिनिमम, ठीक है। तो चलिए, अब ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन, आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन से आप लोगों को ये पता चला कि वाटर वेपर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब वाटर वेपर के साथ साथ हम लोगों को वाटर वेपर की जो वाटर वेपर की जो विशेषताएं थी, ठीक है, वो किसके सापेक्ष में थी, मतलब वो किसके लिए थी, वो थी क्लाइमेट के लिए। तो हम लोगों को वाटर वेपर का रोल क्लाइमेट में कैसा है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, प्लस हम लोगों को PYQ को सॉल्व करने के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करना होता है, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कि भविष्य में क्या कैसे इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी हम कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों को, और उसके बाद हम लोग एक अपना एक्सपेक्टेड MCQ बनाते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग वही करेंगे। देखो, पहले इस टॉपिक को अब हम लोग सिलेबस से कनेक्ट करते हैं कि ये ऐसे ही तो उठ के नहीं चला आया है, नहीं, ये ऐसे ही उठ के नहीं चला आया है, ये सिलेबस से आया है UPSC के सिलेबस, यानी कि आप लोगों को सब्जेक्ट तो पता ही है कि ज्योग्राफी है, ठीक है। लेकिन अब टॉपिक भौतिक भूगोल, ठीक, भौतिक भूगोल के मुख्य तत्व, ठीक, मुख्य तत्व जिसमें वायुमंडल के संगठन और संरचना से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। और प्लस अगर इसको कनेक्ट करना हो इसी टॉपिक को तो आप लोग एनवायरनमेंट से भी करोगे, और एनवायरनमेंट में किस टॉपिक से ये कनेक्ट होगा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक, मतलब ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इतना आप लोग अब सिलेबस से इसको कनेक्ट कर पाओगे और चीज़ें आप लोग समझ सके हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये चैप्टर दिखेगा तो आप लोग इन चीज़ों पर फोकस करके ही पढ़ोगे, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपने सिलेबस लिखा है, जहाँ पर भी आपने इन टॉपिक्स को लिखा है, वहाँ पर छोटा सा बुलेट पॉइंट करके आप लोग इसको लिख सकते हो हमेशा याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रीलिम्स बूस्टर की चीज़ें हैं, मतलब प्रीलिम्स में आने वाली चीज़ें हैं जो आ सकती हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और या फिर जो प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। देखो, परिवर्तनशील गैस क्या होता है। अगर क्वेश्चन में ग्रीन हाउस, मतलब क्वेश्चन में वाटर वेपर की जगह परिवर्तनशील गैस होता तो परिवर्तनशील गैसेस किसको बोलते हैं। देखो, जल वाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है, ठीक है, बात जल वाष्प की ही हो रही है, लेकिन नाम उसको परिवर्तनशील भी दे दिया गया, ठीक, क्योंकि उसकी ये क्या है, एक विशेषता है, ठीक है। तो परिवर्तनशील गैस होती है जल वाष्प। क्यों परिवर्तनशील होती है ये आप लोग थोड़ा सा थिंक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद अब ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो जल वाष्प पृथ्वी का सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। और यह सौर विकिरण मैंने आप लोगों को जब नेक्स्ट टाइम PYQ पढ़ाया है तो आप लोगों को सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण भी पढ़ाया था, ठीक है। तो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में क्या चेंजेस हैं, ठीक है, ये आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए। सोलर वेव और पार्थिव विकिरण में इतना मुझे अंतर बता सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, जलवाष्प पृथ्वी का सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, और स्थलीय विकिरण दोनों को ये अवशोषित कर सकते हैं, मतलब यह सौर विकिरण और स्थलीय विकिरण, यानी कि स्थलीय विकिरण को ही पार्थिव विकिरण बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से अपोजिट होकर, मतलब पृथ्वी से टकराकर सीधे दोबारा से क्लाइमेट में जाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देती हूँ। मान लो ये सन है, ठीक, सन से जो वेव्स आ रही हैं पृथ्वी के ऊपर, और ये हमारा क्लाइमेट है, ठीक है। तो अब जो क्लाइमेट के अंदर
क्लाइमेट के अंदर जो सन जो प्रवेश कर रही हैं, सन की वेव, उनको सौर विकिरण बोला जाता है। और उसके बाद जब ये आते आते पृथ्वी के ऊपर एक टाइम आएगा कि कुछ जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगी और पृथ्वी के ऊपर आकर टकरा कर वहाँ से पृथ्वी की सतह से ऊपर क्लाइमेट पर फिर से जाती हैं वापस जाने के लिए, ठीक है। तो उनको पार्थिव विकिरण बोला जाता है। लेकिन बीच में ही एक रोल क्या अदा करता है, एक रोल ग्रीन हाउस गैस करती हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से कि जब हीट बजट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो कुछ चीज़ें, कुछ मतलब जो हीट की वेव होती हैं जो पृथ्वी से टकराकर ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, तो उनको जाने में क्या बोलते हैं, उनको जाने में ग्रीन हाउस गैस जो है रोक लेती हैं, ठीक है। वो पृथ्वी का कंबल की तरह काम करती हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि दिन पर दिन क्या है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ये ग्रीन हाउस गैस का ही रोल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद अब वितरण की अगर हम लोग बात करें, ठीक, वितरण में वायुमंडल के कुल जल वाष्प का लगभग 90% हिस्सा निचली सतह से 5 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर 5 से ऊपर 6 के ऊपर जा रहा है, 5 के ऊपर 5 तक पाया जाता है, ठीक है। अब 5 के ऊपर बढ़ा या फिर 5 के ऊपर थोड़ा सा ही बढ़ा तो क्या होगा, ये जलवाष्प नहीं रहेगी, वहाँ पर इसकी नमी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये बारिश के तौर पर वापस फिर से पृथ्वी पर आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया था कि ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कंबल की तरह कार्य करता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। या ना तो पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म होने देता है और ना ही बहुत अधिक ठंडा होने देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, इसको अगर करंट अफेयर से लिंक किया जाए तो देखो, लिंक करने से क्या हम लोगों को पता चलता है और क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हाल ही में होंगा टोंगा ज्वालामुखी, ये आप लोग प्लीज़ गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, ठीक है। और देख लेना कि कहाँ पर है, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर जिसको पता है वो मुझे जस्ट अभी भी बता सकता है कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी होगी, पर्सनली मैं बता रही हूँ, ठीक है। होंगा टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समतापमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जल वाष्प की मात्रा जो है उसमें भारी वृद्धि हुई है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब समतापमंडल में जल वाष्प की मात्रा में भारी वृद्धि होगी तो क्या होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अब देखो, पहला रीजन अस्थायी रूप से टेम्परेचर, जिससे वृद्धि हो जाएगी टेम्परेचर में, और जल वाष्प उष्मा को रोकता है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। अब आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज रही हो या फिर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग चलिए आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है उसकी ओर लेकर चलते हैं अपने सेशन में, और आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने एमसीक्यू, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, ये ऐसे ही एमसीक्यू नहीं आ गए इस टॉपिक से, मैंने इस टॉपिक से को पढ़ाया है, इसके बारे में रिसर्च की है, ठीक है। और कनेक्टेड एमसीक्यू आए हैं कि अगर दोबारा इस टॉपिक का, इस थीम को यूपीएससी ने रिपीट किया तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह मिल सकता है, और अगर इस तरह नहीं मिला तो एक दो स्टेटमेंट मिल सकते हैं, और उनके आधार पर आप लोग वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, या फिर नहीं भी है तब भी आप लोगों को पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में होगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, यह सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन के लिए पारभासी बोले तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक, लेकिन स्थलीय विकिरण को अवशोषित करता है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 आप लोगों के लिए क्या है कि वायुमंडल में जल वाष्प का जीवन काल जो है वो CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2 दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की आंखों के सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक विशेष प्रकार के क्लाइमेट के बारे में बताया गया है, उसकी स्पेशल फीचर स्टेटमेंट में दी हुई है और विशेष प्रकार के क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं को आप लोगों को चूज करना है, उन्हीं में से एक। तो अब आप लोग सोचोगे कि कौन सा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है कि तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज जो है वो निम्न होती है उस जगह की। ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट 2 है कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षण यानी कि बारिश होती है। उसके बाद स्टेटमेंट तीसरा है कि बारिश में भिन्नता यानी कि वर्षण में भिन्नता ऐसी होती है कि 50 टू 250 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। ठीक है, स्टेटमेंट तीनों समझ में आ गए। अब चलिए, अब क्वेश्चन में आप लोगों के लिए पूछा गया ये किस प्रकार की जलवायु को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आप लोगों की आंखों के सामने है कि विषुवतीय प्रकार की जलवायु की स्पेशल फीचर ऊपर जो है वो स्टेटमेंट में दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का पीवाईक्यू। ठीक, अब पीवाईक्यू को हम लोगों को कनेक्ट किस तरह करना है ये सुनो। पीवाईक्यू के अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये आप लोगों के सामने है। सिलेबस जो है वो जियोग्राफी विषय के विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं और जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। यानी कि अब अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी क्या था, भौतिक भूगोल से ही था, लेकिन वो भारत के लिए था। ठीक है, नहीं वो भी था, लेकिन वो क्या था, वो पूरे क्लाइमेट के लिए था, वो जलवायु परिवर्तन के लिए था। लेकिन ये जलवायु प्रदेश है। ठीक है, बात वही है, जब आप लोगों को जलवायु परिवर्तन समझ में आ जाएगा तो उसका जलवायु प्रदेश भी आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा विषुवतीय जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि स्टेटमेंट में दी रखी थी। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में क्या है कि विषुवतीय रेखा के पास सूरज की किरणें जो हैं वो साल भर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात के तापमान या फिर गर्मी और सर्दियों के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, जो कि स्टेटमेंट 1 आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट 2 था कि कोई शुष्क मौसम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई शुष्क मौसम क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टेटमेंट टू था कि यहाँ पर साल भर वर्षण होता है। जब यहाँ पर साल भर बारिश होगी तो शुष्क मौसम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट तीसरा क्या है कि यहाँ पर दोपहर से अत्यधिक गर्मी के कारण क्या है, संवहनीय वर्षा लगभग हर रोज, जिसे 4 o'clock रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट तीसरा भी आप लोगों के सामने एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये विषुवतीय जलवायु के संदर्भ में आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लिस्टर क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग अपने प्रीलिम्स फैक्ट्स की तरफ आते हैं। देखो, अगर हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर यानी कि प्रीलिम्स फैक्ट्स की बात करें तो पहला क्षेत्र ध्यान दो। क्षेत्र में क्या है कि जलवायु जो है वो 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है, जैसे कि अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन और इंडोनेशिया का बेसिन। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था विषुवतीय रेखा के आसपास के जलवायु या क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने के क्या तरीके हो सकते हैं, अमेजन बेसिन के बारे में पूछा जा सकता है, कॉन्गो बेसिन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इंडोनेशिया। ठीक है, या फिर कुछ भी और। ठीक है, जितना भी यूपीएससी का मन करे। ठीक है, तो ये 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इतना आप लोगों को क्षेत्र जो है वो समझ में आ गया। फिर अब वनस्पति यहाँ पर कौन कौन सी है, यहाँ की वनस्पति जो है वो सेलवास, ठीक, सेलवास या फिर इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, विविधता की। ठीक है, तो विविधता जो है वो इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब कौन सा क्षेत्र की बात हो रही थी, ठीक, क्षेत्र जो है वो सेलवास यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। ठीक, जो कि क्वेश्चन में भी था, वही तो था सदाबहार वर्षावन। ठीक है, यानी कि हर टाइम पूरे साल भर वर्षा जहाँ पर हो वही सदाबहार वर्षावन हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मृदा की बात करें तो यहाँ की मिट्टी आमतौर पर लेटेराइट होती है। ठीक है, और भारी वर्षा के कारण निच्छालन का शिकार हो जाती है। ठीक, लेटराइट मिट्टी आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सी क्रॉप के लिए सबसे अच्छी होती है या फिर किस चीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट से भी परिचित हो गए।
अब अगर हम लोग इसको करंट अफेयर से कनेक्ट करेंगे तो करंट अफेयर से कनेक्ट करके हम लोगों को क्या बात ध्यान में रखनी होगी, हम लोगों को हाल ही में अमेजन के जंगलों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है। ठीक है, अब सोचो बड़े पैमाने पर अमेजन में वनों की कटाई हुई है तो वहाँ पर क्या क्या प्रभाव ऐसे हुए होंगे जो इस तरह के क्लाइमेट को परेशान करेंगे, मतलब उस तरह के क्लाइमेट की जो चीज़ें हैं उसको बिगाड़ेंगे। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के वर्षा पैटर्न में बदलाव को देखा गया है जो टिपिंग पॉइंट की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो टिपिंग पॉइंट इसी को एक टर्म होता है इसी के लिए, और वो यूज़ किया जाता है इसी के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने विश्ववीय प्रकार की जलवायु तो बात कर ली। ठीक है, वो तो हम लोगों को समझ में आ गया और हम लोगों ने उससे रिलेटेड चीज़ें भी देख ली। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को बाकी के 3 जो स्टेटमेंट थे वो गलत थे। वो गलत इसलिए थे क्योंकि उनको भी हम लोगों को सही करके पढ़ना है कि अगली बार हो सकता क्वेश्चन में 3 प्रकार की जलवायु या फिर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको भी करेक्ट करके सही करके हम लोगों को पढ़ना होगा। तो हम लोग पहले 3 प्रकार की जलवायु पर फोकस करते हैं। देखो 3 प्रकार की जलवायु के लिए जो 4 पॉइंट स्टेटमेंट में दे रखे थे उसी के हिसाब से मैंने डिवाइडेशन किया है। तो इसका अगर हम लोग वर्षण की बात करें तो यहाँ भी वर्ष भर वर्षा होती है। बात याद रखो, क्वेश्चन में विश्ववीय प्रकार की जलवायु की एक स्पेशल फीचर में स्टेटमेंट 2 में बोला गया था कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो विश्ववीय हो गया था। लेकिन अब बात तो यहाँ पर फंस रही है कि 3 प्रकार की जलवायु में भी क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी वर्ष भर वर्षा होती है। लेकिन बात याद रखो, लेकिन क्या है कि गर्मियों में वर्षा यहाँ पर अधिक हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? मानसून के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो यानी कि ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट यहीं पर आ जाता है किसमें? 3 प्रकार की जलवायु में और क्या विश्ववीय प्रकार की जलवायु में। ठीक है, उसके बाद तापमान की अगर हम लोग बात करें तो विश्ववीय जलवायु की तुलना में तापमान जो है यहाँ पर अधिक होता है। विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गर्मियों में विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ठीक है, अब आज आप लोगों के लिए होमवर्क में क्या है? ठीक है, होमवर्क समझ लो या फिर अपना एक काम समझ लो, अपनी एक जिम्मेदारी समझ लो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम आप लोगों को कुछ पिछले 1 साल के करंट अफेयर में जो आए हैं उनसे अपडेट आप लोगों को खुद को करना है। ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो यहाँ महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ठीक, अब आप लोग ज्योग्राफी खोलोगे। ठीक है, और 25 डिग्री से ठीक है और 45 डिग्री के बीच में कौन सा एरिया आता है? ठीक है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ये आप लोग ठीक है क्लास 11th की NCERT से थोड़ा आज एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के वर्षण में 3 प्रकार की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, तापांतर सर्दियाँ यहाँ पर काफ़ी ठंडी होती हैं और उसमें टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। ठीक है, स्थान की अगर हम लोग बात करें तो अक्सर तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच में ये संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की बात करें तो वर्षण यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और लेकिन सर्दियों पर ज़्यादा होती है। तापमान यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ठंडी नहीं होती हैं। गर्मियाँ और औसत तापमान विषुवतीय रेखा पर गर्म ज़्यादा नहीं होता है, क्षेत्र के बहुत कम है। ठीक है, एक बात फिर से ये थोड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूज हो गया। तापमान की अगर हम लोग बात करें तो सर्दियाँ बहुत ठंडी नहीं होती हैं, गर्मियाँ बहुत औसत तापमान ठीक है मतलब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, औसत तापमान विषुवतीय रेखा क्षेत्र से बहुत कम होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग अब इसको समझ सकते हो। ठीक, अब टॉपिक रिलेटेड MCQ के लिए एकदम रेडी हो जाओ। ये करंट अफेयर के इसी के टॉपिक में आप लोगों को मैं चीज़ें बताना भूल गई थी। करंट अफेयर में आप लोगों को COP19, COP19 और COP30 ठीक है इसी के बारे में बात करता है, जो कि स्टेटमेंट था, यानी कि विशेष प्रकार की जलवायु क्यों बदल रही है, इसी के बारे में इन मीटिंग्स में चर्चा की गई थी। तो ये आप लोगों को सिर्फ इन सबकी लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ पर हुई थी। इससे मैं आप लोगों को अपडेट कराई दे रही हूँ कि COP29 अजरबैजान में बाकू में हुई थी। ठीक है, और COP30 जो है इसको लेकर प्लीज़ आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, इस बार 2026 के प्रीलिम्स में ठीक, जो कि ब्राज़ील के बेलम में हुई थी। ठीक है, और ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के प्रयास के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी, यानी कि प्रयास किया गया था। अब ये रहा आप लोगों के सामने एक्सपेक्टेड MCQ। ठीक है, और इसको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करना। निम्न में से कौन सी विशेषता समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की है? ठीक है, ऊपर तो आप लोगों को विषुवतीय
विषवतीय के बारे में पूछा गया और उसकी विशेषताएं दी गई थी, पूछा गया था। लेकिन अब मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उसको घुमा दिया और पूछा कि पश्चिमी तटीय जलवायु के बारे में मैंने पूछा, और जो इसे विषवतीय जलवायु से अलग करती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, यहाँ चक्रवाती वर्षा का प्रभाव अधिक होता है। स्टेटमेंट 2 क्या है, यहाँ वार्षिक तापांतर विषवतीय जलवायु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों पर थिंक करो और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनो। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को मेरे इस तरह के यूपीएससी के PYQ सॉल्व करने में मज़ा आ रहा हो, ठीक, मज़ा आता हो, या फिर आपको अपने नॉलेज में ज़रा सी भी इम्प्रूवमेंट महसूस हुई हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए लोग आए हो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि रोज़ हम लोगों का सेशन मॉर्निंग में करवाया जाता है और आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होता है। ठीक है, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे ही वीडियो को बूस्ट मिलती है। ठीक है, और आप लोगों के साथ और भी लोगों का भला हो सकता है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही।